Hello friends, today in this lecture I will discuss with you the curved refracting surfaces. Okay. Now since what are the curved refracting surfaces? Basically, these are the sections of the curved spherical surfaces. Okay. They are the sections of spherical refracting surfaces. Okay. Now since the refracting spheres, they are of two types. First one, the convex refracting surface, and the second one, the concave refracting surface. So let us first of all start up with the convex refracting surfaces. Okay, the curved refracting surfaces, they are of two types. First one is the convex and the second one is concave. Okay, now the convex refracting surfaces, first of all, convex refracting surfaces. Now since let us suppose say there is a solid sphere. Let us suppose say it is the solid sphere whose center is this one, and if suppose say we are taking out the section, let us suppose say it is the section. This is the section which is removed from this spherical refracting surface. Now since when we are removing the section, then देखिए बेटा ये जो सेक्शन है ये ए बी, ये जो सेक्शन ए बी है ये ए बी अपर्चर हो जाएगा और ये कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए, ये जो रिफ्लेक्टिंग स्फीयर है, जो सॉलिड स्फीयर है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो डेंसर मीडियम में है। ओके, तो ये जो कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ए बी, ये डॉटेड लाइन, दिस डॉटेड लाइन, इट इज द diameter of the curved reflecting surface. Okay, तो स्टूडेंट्स जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम देखेंगे कि ये जो कर्व सरफेस है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, वो डेंसर मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। ओके, और यहां पर इट इज द रेयरर मीडियम। Okay, so this one is the convex refracting surface. On the other hand, in the case of concave refracting surface, concave refracting surface, the concave refracting surface, देखिए, this is the denser medium and this is the rarer medium. So since this curved surface say AB, this curved surface AB, it will have the center of curvature in the rarer medium. Okay, so this curved surface AB in this case is the concave refracting surface. तो since surface concave है या convex है, फर्क कैसे पता लगता है? दोनों ही हमेशा concave towards the rarer medium बोला जाता है, कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में देखिए आप, ये बेटा उठी हुई सरफेस है। ओके, ये उठी हुई सरफेस है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो डेंसर मीडियम के अंदर एक्सिस्ट कर रहा है, और जो कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रेयर मीडियम के अंदर एक्सिस्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स दोनों में सिर्फ ये फर्क होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स कुछ एजम्पशंस हैं, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन स्टडी करना है तो कुछ चीजें हम पहले से एज्यूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स एजम्पशंस लिख करके आप अंडरलाइन कर लें, एजम्पशंस फॉर रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ओके, सो फर्स्ट एजम्पशन इज द अपर्चर
of the curved refracting surfaces is small. Full stop. Second, the objects and the images, they are the points on the principal axis. Full stop. The angles involved in the calculation, they are small. Due to which, अब ध्यान से देखिए, जब एंगल्स छोटे हैं, आपने शायद इसको कॉपी कर लिया होगा, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 3 असम्पशंस अभी आप नोट करें। जब एंगल छोटा होता है तो साइन ऑफ थीटा इज वेरी सिमिलर टू tan ऑफ थीटा, ओके। बात समझ आ गई। अब स्टूडेंट्स कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात करेंगे जिनकी टर्म्स में बात होने वाली है। तो बेसिक डेफिनेशंस लिखिए, आप अंडरलाइन करिए। फर्स्ट लिखें आप अपर्चर लिख करके आप अंडरलाइन करें। अब ध्यान से देखिए अपर्चर क्या होता है। ये देखिए स्ट्रेस, ये जो कर्व सरफेस ए बी आपको दिखाई दे रही है दोनों ही केसेस में, ओके, क्योंकि ये स्फीयर्स के सेक्शंस हैं, तो इनका जो फेस होगा, ओके, जो फ्लैट फेस होगा वो तो सर्कुलर होगा। तो स्ट्रेस उसका ये जो डायामीटर ए बी है, ये जो डायामीटर आपको ए बी दिखाई दे रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी, डायामीटर ए बी को अपर्चर बोलते हैं, ओके। अपर्चर लिखिए, अंडरलाइन करिए, इसके अगेंस्ट लिखिए, इट इज द डायामीटर ऑफ द कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फुल स्टॉप। सेकेंड लिखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाइफन डाल के लिखिए, इट इज द सेंटर ऑफ द refracting sphere of which the curved refracting surface is a part. थर्ड लिखिए, radius of curvature, the radius of the curved refracting surface is the radius of curvature. स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी चीजें, जैसे अपर्चर मैंने आपको बता दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हो चुकी थी, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, यहां पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, क्लियर। अब जैसे कि अगर आप कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस को एक पूरा का पूरा स्फीयर इमेजिन करें, तो स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ओके, क्लियर। अब सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आपने मार्क कर लिया, सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी मैं सब चीजें मार्क करने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन which passes through the center of curvature of the curved refracting surface and divides it into 2 equal parts. Full stop. Next लिखिए, pole, it is the point which is common to both the principal axis and the curved refracting surface. That is, it is the point on the curved refracting surface. It is the point on the curved refracting surface through which the principal axis passes. Through which the principal axis passes. बेटा प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट से पास होगी कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जिस पॉइंट से पास होगी, स्टूडेंट्स उस पॉइंट को पोल बोलेंगे। बात समझ आ गई। अब बेटा नेक्स्ट लिखिए, नॉर्मल, क्योंकि हमें रिफ्रैक्शन स्टडी करना है, तो जब हमें स्नेल्स लॉ यूज करना होगा तो हमें नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल लिखिए, अंडरलाइन करिए, इसके अगेंस्ट लिखिए, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज द स्ट्रेट लाइन from the center of curvature passing through the given point on the curved refracting surface. Okay? अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी चीजें मैं मार्क करने वाला हूं। अपर्चर में मार्क कर चुका हूं, अपर्चर में समझा चुका हूं, आप ध्यान से देख लें। ये जो डायमीटर ए बी है इसको अपर्चर बोलते हैं ऑफ द कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर हो गई बात? ओके, ठीक है।
अब आप ऐसा करें कि आप इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करने के बाद ये जो मैंने बेसिक डेफिनेशंस आपको दी हैं, ये सारी के सारी पहले मैं मार्क करके आपको दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद हम स्नेल्स लॉ स्टडी करेंगे। ये मतलब रिफ्रैक्शन हमने स्टडी करना है एट द कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। देखिए सर, अगर सरफेस कॉन्वेक्स है, let us suppose it is the convex refracting surface towards the rarer medium. Let us suppose that is the denser medium and it is the rarer medium. Okay. Now since this straight line which divides this curved refracting surface into two equal parts, this imaginary straight line is called the principal axis and this point is called the pole. तो पोल को ध्यान से देखें, पोल स्वेस वो वाला पॉइंट कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है। अब ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन है जो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। बात समझ आ गई? तो स्वेस सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पी पोल है। अब स्वेस अगर हमें नॉर्मल मार्क करना है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, तो क्या करेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट लाइन, let us suppose it is the straight line which starts from the center of curvature. हम center of curvature से line को start करेंगे and let us suppose it is a point A on the curved reflecting surface and it is say N. So it's the CAN, it will be the normal at the point A. So the point P is the pole, CAN is the normal at the point A, C is the center of curvature, and says this CA it is equals to CP, CA equals to CP is equals to R, capital R. Capital R is the radius of curvature. Radius of curvature. ओके सर, बात समझ आ गई? तो फ्रेंड्स ये जो सी ए आपको दिखाई दे रहा है या सी पी आपको दिखाई दे रहा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। बात समझ आ गई? अब जैसे हमने कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर मार्क किया है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर भी मार्क किया जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिखा रहा हूं। Let us suppose it, ये convex concave refracting surface है, this is say the denser medium and this is say the rarer medium. Okay, now this straight line is the imaginary straight line which divides the curved refracting surface into two equal parts, and since this point C is say the center of curvature, so since we are going to call this point P as the pole, and a straight line which passes through the point A. The point A is present on this curved reflecting surface. The straight line from the center of curvature which passes through any point on the curved reflecting surface is the normal. So CAN is the normal at the point A. बात समझ आ गई? तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जिनकी बात बार बार होने वाली है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें स्टडी करना है रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिफ्रैक्शन एट द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कराने वाला हूं, और जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में होगा, मतलब इंसिडेंट रेस रेयर मीडियम के अंदर होगी। तो जब आप अपनी बुक्स खोलेंगे तो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन एट द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्शन एट द कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों हैं। दोनों ही केसेस में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट या तो आपका रेयर मीडियम में होगा, ऑब्जेक्ट हो या इंसिडेंट रेस हो, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट या इंसिडेंट रेस वो आपका डेंसर मीडियम में होगा। तो ये अलग अलग केसेस आएंगे। तो मैं आपको पहला केस करा रही हूं, और ये जो पहला केस है, जो फर्स्ट केस है, इसके अंदर रिफ्रैक्शन है एट द कॉन्वेक्स
refracting surface and the object is present in the rarer medium. बात समझ आ गई? तो आप पहले एक काम करें, ये कॉपी कर लें आप. Refraction at convex, refracting surface. Refraction at convex refracting surface. बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन से पहले मैं आपको साइन कन्वेंशंस दे रहा हूं. तो साइन कन्वेंशंस लिख करके आप अंडरलाइन करें, क्योंकि ये साइन कन्वेंशंस हमने यूज करनी होती हैं. साइन कन्वेंशंस फॉर द कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिखिए, अंडरलाइन करिए सबसे पहले आप. इसके अगेंस्ट लिखें, ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल. स्टूडेंट्स, सारे के सारे डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मेजर करने हैं. बात समझ आ गई? सेकंड करके लिखें, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन पॉजिटिव and those measured in the direction opposite to that of light are taken negative. जो डिस्टेंसेस लाइट की डायरेक्शन में मेजर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर होंगे वो नेगेटिव होंगे. क्लियर? थर्ड करके लिखिए, अगर कहीं हाइट्स इन्वॉल्व हो जाएं, अगर कहीं हाइट्स इन्वॉल्व हो जाएं तो स्टूडेंट्स, जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर की जाती है वो पॉजिटिव, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर की जाती है वो नेगेटिव. थर्ड करके लिखें, द हाइट्स मेजर्ड अपवर्ड, द हाइट्स मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव एंड द हाइट्स मेजर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड आर टेकन नेगेटिव. तो स्टूडेंट्स, ये साइन कन्वेंशंस हैं, इनका ध्यान रखना है, इनको हमें यूज करना होगा. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन एट कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस की. बेटा ये फिगर कॉपी कर लें यहां. यहां पर डेंसर मीडियम और बाहर यहां पर rarer medium. We are going to call this rarer medium as 1 and this denser medium as 2. Okay? Now since, let us suppose say the curved refracting surface is say XPY. XPY is the curved refracting surface. And since this point O which lies on the principal axis, it will be the real object. तो पॉइंट O से आप लाइट रेज निकालेंगे, पॉइंट O से आपने लाइट रेज निकालनी है. तो लाइट रे OP इंसिडेंट रे, एंड लेट अस सपोज से this CAN is the normal at the point A. So since this OA is the second incident light ray, OA is the second incident light ray. Okay. Now since the angle between the incident ray OA and the normal, it is I. अब देखिए, लाइट रे ने बिल्कुल सीधा जाना था. Now what will happen? The light ray is going from rarer to denser medium, so this light ray it will bend towards the normal. Normal, ध्यान से देखिए, normal इधर है, light ray ऐसे जा रही थी तो it will bend towards the normal. Okay? अब light ray OP it will pass undeviated. The light ray OP will pass undeviated. क्यों? क्योंकि स्वयं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है. तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, it always passes undeviated. Now since this
AI, this AI and this PI, they are the refracted light rays and this point I is the real image. Okay, तो पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स रे डायग्राम की. रे डायग्राम, रे डायग्राम सबसे पहले आप ऐसा करें, कंसिडरेशंस में लिखें, ये फिगर पहले कॉपी कर लें. आप पहले फिगर कॉपी करिए आप. यस सर, फिगर कॉपी हो गया. नेक्स्ट लाइन में लिखें, पहले कंसिडरेशंस लिखवा रहा हूं. रे डायग्राम अभी नहीं लिखना है, रे डायग्राम बाद में लिख लेंगे. कंसिडर द कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस XPY फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में लिखे द ऑब्जेक्ट O, द रियल ऑब्जेक्ट O is present in the rarer medium. The real object O is present in the rarer medium. Full stop. OA and OP, एक काम करिए, मैं ये जो रे डायग्राम का डिस्क्रिप्शन था वो मैं कंसिडरेशंस में ही दे रहा हूं, तो रे डायग्राम की कोई हेडिंग डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, रे डायग्राम हटा लें. OA and OP are the incident light rays which suffers refraction the light ray PI and the light ray AI are the refracted light rays and the point I on the principal axis, and the point I on the principal axis is the real image. ओके, तो सबसे पहले हम स्टेप वाइज काम करने वाले हैं. पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में हमने स्नेल्स लॉ यूज करना है. ठीक है, तो ये पहला स्टेप है, स्टेप 1. वी आर यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट ए, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट ए. अब ध्यान से देखिए, स्ट्रेस दिस एंगल I is the angle of incidence and this angle and this angle is say angle R. This angle R is the angle of reflection. Okay, so using Snell's law at the point A, sine of I divided by sine of R, it is equals to mu. अब ध्यान से देखिए, स्ट्रेस I न्यूमरेटर में है और यहां पर I मीडियम 1 के अंदर है, तो यहां पर मीडियम 1 डालें और यहां पर मीडियम 2 डालें, and it is written as mu2 divided by mu1. Got it, students? Now we can say that the sine of I divided by sine of R is equals to mu2 divided by mu1. Okay? Now as per assumptions, जो assumptions में हमने थर्ड पॉइंट लिया था कि students जितने भी angles involved हैं they are small. तो students angles are small, as angles are small, so we can say that sine of I is very similar, sine of I is very similar to I, and the sine of R is very similar to R. Sine of I very similar to I and sine of R is very similar to R, so we can say that this I divided by R is equals to mu2 divided by mu1. Okay, so we can say that I multiplied with mu1 is equals to R multiplied with mu2. Okay, let us call this as the equation number first. तो फर्स्ट स्टेप में हमने स्नेल्स लॉ यूज किया है. स्नेल्स लॉ यूज करके I multiplied with mu1 is equals to R multiplied with mu2 तक पहुंच गए हैं. ओके, आप पहले इस कैलकुलेशन को कॉपी करिए फिर आगे करते हैं.
Yes, so it's done. Now, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बेटा हम इस वाले एंगल को अल्फा बोल रहे हैं, हम इस वाले एंगल को बीटा बोल रहे हैं, और इस वाले एंगल को हम गामा बोल रहे हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू अल्फा, एंगल ACP is equals to beta, and angle AIP is equals to gamma. Okay, AIP is equals to gamma. तो अब क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, अब हम एंगल I और एंगल R को अल्फा, बीटा और गामा की टर्म्स में एक्सप्रेस करने वाले हैं. ओके, अब ध्यान से देखें, आप ट्राइंगल देखें AOC. Now in triangle OAC लिख लेते हैं, OAC लिख लेते हैं. ध्यान से देखिए, ये पॉइंट O, ये पॉइंट C, यहां से स्ट्रेट लाइन, यहां से स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट A था, एंड दिस एंगल इज I, दिस एंगल इज अल्फा, एंड दिस एंगल इज बीटा. ओके, अब क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है दिस एंगल I, एक्सटीरियर एंगल, अल्फा और बीटा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. सो इन दिस ट्रायंगल वी कैन से दैट दिस एंगल I is equals to alpha plus beta. I is equals to alpha plus beta. अब बिल्कुल ठीक इसी तरीके से सर ट्रायंगल कैसे करेंगे ACI. Now in triangle ACI, ACI को देखें, this is the point से A, this point is say C, and this point is say I. So as beta exterior angle, this angle R is the angle of refraction, and this angle is say gamma. Okay, this angle is say gamma. Okay, so this beta is the exterior angle, this beta is equals to R plus gamma. Okay, and we can say that this R is equals to beta minus say gamma. R is equals to beta minus gamma. तो स्टूडेंट्स I का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया है, R का वैल्यू ऑब्टेन कर लिया है, दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर प्लेस करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स यहां तक की कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन को कॉपी करिए. यस स्टूडेंट्स, सर स्टूडेंट्स I का वैल्यू और R का वैल्यू लगा रहे हैं यहां पे. तो I was अल्फा प्लस बीटा, इट इज मल्टीप्लाइड विद μ1, इट इज इक्वल्स टू R का वैल्यू था, इट वाज बीटा माइनस से गामा मल्टीप्लाइड विद μ2. ओके, तो वैल्यूज प्लेस करने के बाद स्टूडेंट्स हमें ये इक्वेशन मिलेगा. I और R की वैल्यूज हमने यहां पे प्लेस की है. मैं I की वैल्यूज के एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं. I is alpha plus beta, and this beta is equals to R plus gamma, so this R is equals to beta minus gamma. Okay, now let us call this as the equation number second. अब क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इन एंगल्स को हम tan की फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस की बात करेंगे. अब ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट A ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. पॉइंट A से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं. Let us suppose that this point M is the perpendicular from the point A on the principal axis. Okay? अब राइट एंगल ट्राइंगल्स कंसीडर करने वाले हैं. Now in the right triangle AMO, tan अल्फा की बात करेंगे आप. tan of alpha is equals to perpendicular से AM divided by MO, perpendicular AM divided by MO. ओके, assumption से बात हो गई थी कि जितने भी एंगल्स हैं काफी छोटे हैं. So we can say that this tan of alpha, it is very similar to alpha. So this alpha can be written as
AM डिवाइडेड बाय MO। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने अल्फा का वैल्यू ऑब्टेन कर लिया है, इसी तरीके से बीटा का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो बीटा का वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए स्टूडेंट्स ट्रायंगल कंसीडर करेंगे AMC। नाउ इन ट्रायंगल AMC, tan of beta it will be equals to perpendicular, say AM divided by MC. Okay, now tan of beta, it is very similar to beta, and this beta is equals to AM divided by MC. तो बीटा का वैल्यू मिल गया। फिर से स्विच ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल AMI, tan ऑफ गामा की बात करेंगे। AMI tan ऑफ गामा की बात करेंगे। tan ऑफ गामा इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर से AM डिवाइडेड बाय MI। ओके, नाउ tan ऑफ गामा it will be very similar to gamma, and this gamma is written as AM divided by MI. तो स्टूडेंट्स ये तीनों वैल्यूज, अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू, तीनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर सेकंड में प्लेस करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन में लिखें, द इक्वेशन सेकंड कैन बी री रिटन एज। इक्वेशन सेकंड को हम रीराइट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये उसके बाद की जो कैलकुलेशन मैं इधर कर रहा हूं, पहले आप अल्फा का वैल्यू लगाएं, इट इज AM डिवाइडेड बाय MO, प्लस बीटा का वैल्यू लगाएं AM डिवाइडेड बाय MC होल मल्टीप्लाइड विद μ1, इट इज इक्वल्स टू, बीटा का वैल्यू लगाएं, इट इज AM डिवाइडेड बाय MC, गामा का वैल्यू लगाएं माइनस ऑफ AM डिवाइडेड बाय MI मल्टीप्लाइड विद μ2। Okay, now since we are going to call this equation as the equation number third, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड यहां तक कॉपी करने पहले आप। यस सर, अब ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर थर्ड के बाद स्टूडेंट्स AM is made common, AM को कॉमन लेके आ रहे, सो इट इज रिटन एज 1 अपॉन से MO प्लस 1 अपॉन से MC मल्टीप्लाइड विद μ1 इज इक्वल्स टू AM is made common 1 अपॉन से MC माइनस 1 अपॉन से P say MI multiplied with μ2. Okay, so this AM they are cancelled out. Now this equation is written as μ1 divided by MO plus μ1 divided by MC is equals to μ2 divided by MC minus μ2 डिवाइडेड बाय MI। ओके, अब देखिए सर, ये जो पॉइंट M है और ये पॉइंट P पोल था, सारे के सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने थे, बताया जा चुका था। तो पॉइंट M और ये पॉइंट P और M दोनों एक दूसरे काफी नजदीक लाई करते हैं, सो वी कैन से एज P and M lies very close to each other, so this MO is very similar to PO, MC is very similar to PC, and MI is very similar to PI. Okay, अब ये सारी की सारी वैल्यूज यहां पर लगा लें, so we can say that this equation is written as μ1 divided by PO plus μ1 divided by PC is equals to μ2 divided by PC minus μ2 divided by PI.
इक्वेशन नंबर थर्ड हो चुकी थी, लेट अस कॉल दिस एज द इक्वेशन नंबर फोर्थ, इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले आप ये कैलकुलेशन कॉपी करें। Yes, so it's done. Now, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ओपी बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने यू मार्क कर लिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू मार्क कर रहे हैं। पीसी इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, एंड सिंस इमेज डिस्टेंस पॉइंट आई इज द रियल इमेज, पॉइंट पी से मेजर करना है, सो वी इज द इमेज डिस्टेंस, दिस इज द डेंसर मीडियम। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें साइन कन्वेंशंस यूज करनी है और यहां पर डिस्टेंसेस पीओ, पीसी और पीआई की वैल्यूज लगानी है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट यू बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, comma r be the radius of curvature and v be the image distance. Now using sign conventions, PO, अब ध्यान से देखिए, P से O की तरफ आ रहे हैं, P से O की तरफ जा रहे हैं आप। लाइट कैसे है, लाइट बेटा O से I की तरफ थी, तो P से जब आप O आ रही है तो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए स्टूडेंट्स दिस PO इज माइनस U। साइन कन्वेंशन थी जो डिस्टेंसेस लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर होंगे वो नेगेटिव और जो लाइट की डायरेक्शन में मेजर होंगे वो पॉजिटिव। अब बात करेंगे PC, द डिस्टेंस PC, P से आप C जा रहे हैं, यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, सो दिस PC इज प्लस R एंड दिस PI, P से आप I जा रहे हैं, लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट इज प्लस V। तो स्टूडेंट्स ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वेशन नंबर फोर्थ के अंदर प्लेस करने हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो तीनों डिस्टेंसेस इक्वेशन नंबर फोर्थ में प्लेस कर रहे हैं। We get mu1 divided by PO, it is minus U, plus mu1 divided by PC, PC is plus R, it is equals to mu2 divided by PC, PC is again plus R, minus mu2 divided by PI, PI is plus V। ओके, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, R को एक साइड पे कर लेते हैं, so this equation can be written as mu1 divided by minus of U plus mu2 divided by V is equals to mu2 by R minus mu1 by R. Okay, so this equation can be written as mu1 divided by minus of U plus mu2 divided by V, it is equals to mu2 minus mu1 divided by R. So since it is the required relationship, let us call this as the equation number 5th. So since this equation number 5th is the required relationship between the object distance, the image distance and the radius of curvature. तो ध्यान रहे कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट एक पर्टिकुलर केस का है जब ऑब्जेक्ट या इंसिडेंट रेज रेयर मीडियम में है, मतलब मीडियम 1 में है, ठीक है, पहचान बता रहा हूं, लर्निंग के लिए टिप दे रहा हूं। देखिए माइनस U के न्यूमरेटर में mu1 है, तो ऑब्जेक्ट या इंसिडेंट रेज जिस मीडियम के अंदर होंगे उसका म्यू माइनस U के ऊपर आएगा, ठीक है, ये याद करने की टेक्निक है। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, यहां पे mu1 है तो यहां पे mu2 माइनस mu1 आएगा, क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप ऐसा करें, पहले इसको कॉपी करें, yes it's done। अब ध्यान से सुनिए,
अगर ऑब्जेक्ट या इंसिडेंट रेस मीडियम 2 में हो, मतलब डेंसर मीडियम में हो, और वो रेयर मीडियम की तरफ आए। क्लियर? हैश डाल के लिख लें, इफ द ऑब्जेक्ट और द इंसिडेंट रेस are present in the denser medium, are present in the denser medium। अभी ध्यान से देखिए, अभी जो हमने केस किया, ये जो रिजल्ट ऑब्टेन किया, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो है इस केस का है जिसमें ऑब्जेक्ट या इंसिडेंट रेस मीडियम 1 में थी, रेयर मीडियम में थी। अब if the object or the incident rays are present in the denser medium, say the medium 2, तो since the object distance, image distance और radius of curvature का relation क्या होगा? The relation between object distance image distance and radius of curvature is, ध्यान से देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट या इंसिडेंट रेस अगर डेंसर मीडियम में है तो रिलेशन आप लिखेंगे μ2 डिवाइडेड बाय माइनस यू के ऊपर μ2 लिखेंगे, प्लस यहां पर μ1 आ जाएगा, μ1 डिवाइडेड बाय v आएगा। इट इज इक्वल्स टू, बेटा v के ऊपर जिसका म्यू होता है हमेशा उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, μ1 माइनस से μ2 डिवाइडेड बाय r। तो सिंस ये रिक्वायर्ड रिलेशन मिलेगा। क्लियर? ओके, आप इसको कॉपी कर लें। Yes, friends, done. So, friends, this is all for today. And in the next lecture, I will discuss with you the lens maker's formula, okay, and the relation between focal length, object distance, and the image distance for the lenses. ठीक है? तो आज जो मैंने आपको ये काम कराया है, ये 5 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स आप इसके प्रैक्टिस करें, रे डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करें, और न्यूमेरिकल्स में याद रहे जो डाटा के अंदर वैल्यूज गिवन होगी, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू गिवन है, तो वो वैल्यूज आपने साइन कन्वेंशन यूज करके फिट करनी है। समझ आ गई बात? सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।